दोस्तों, आप जानते हैं कि आजाद भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक देश के सबसे पावरफुल नेता बने रहे। अपने स्पीचेस, पॉपुलैरिटी और फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी के चलते उनके सामने 17 साल तक कोई मेजर पॉलिटिकल चैलेंज नहीं झेलना पड़ा और एक के बाद एक वो इलेक्शंस जीतते रहे। लेकिन क्या आप इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के उस इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में जानते हैं जब शायद देश के सबसे ताकतवर नेता को कांग्रेस के हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट ने अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए ऑलमोस्ट मजबूर कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब पीएम नेहरू ने अपना पॉलिटिकल करियर में सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था। चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंडर कई तरह की विचारधारा के नेता साथ आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स ने सालों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से इंडिया पर अपना डोमिनेशन बनाया था। फ्रीडम स्ट्रगल के नेता इस बात से अवगत थे और वो नहीं चाहते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल के नेताओं में कोई खूट पड़े। इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स लगातार कोशिश करते रहे कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स के बावजूद राइट विंग से लेकर सेंट्रिस्ट और लेफ्ट विंग हर तरह की विचारधारा के लोग डिबेट्स और डिस्कशन से कॉमन ग्राउंड स्टैब्लिश करें और एकजुट होकर ब्रिटिश राज को चैलेंज करें। 1907 में सूरत स्प्लिट की कहानी तो आप जानते ही हैं, जब कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फैक्शंस में बढ़ गई थी। इसका सबसे अच्छा फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। सूरत स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए लर्निंग लेसन था। इसलिए आजादी तक आईएनसी के बड़े नेता फ्रॉम गांधी जी टू सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी में डिसेंट को डिस्प्यूट बनने से रोका। इसलिए कुछ इवेंट्स जैसे सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस छोड़ना या एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट लीडर्स द्वारा सेपरेट पार्टीज बनाने को छोड़ दें तो लार्जली सोशलिस्ट, गांधीयंस और नॉन सोशलिस्ट आईएनसी के विदिन ही रहे। लेकिन हिस्टोरियंस बताते हैं कि आजादी के बाद जब कॉमन थ्रेड यानी ब्रिटिशर्स चले गए तो कांग्रेस के विदिन इस यूनिटी में बड़ा बदलाव आया। आज की कहानी इसी बदलाव की कहानी है, जिसके चलते कांग्रेस के विदिन आइडियोलॉजिकल डिवाइड और डिस्प्यूट जन्म हुआ। इसी डिवाइड एंड डिस्प्यूट ने पंडित नेहरू के सामने सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट किया, जिसका जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया के नलिन मेहता अपने आर्टिकल में करते हैं। चलिए समझते हैं इस डिस्प्यूट को। दोस्तों, अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में हिस्टोरियन रुद्रांशु मुखर्जी कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल करियर के अर्ली डेज से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। ये दोनों नेता स्टॉन्च सेक्युलरिस्ट भी थे। ये वो दौर था जब दुनिया भर में कम्युनिज्म और सोशलिज्म रशियन रिवॉल्यूशन के सक्सेस के चलते पावरफुल हो रहे थे। नेहरू और बोस दोनों ही आईएनसी के यंग लीडर्स थे जो गांधीयन पॉलिटिक्स से भी डिफर करते थे। 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास करवाने में इन यंग नेताओं का सबसे बड़ा योगदान रहा। इन यंग लीडर्स ने अपने आइडियाज से काफी सपोर्ट गेन किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के विदिन सोशलिस्ट फैक्शन 1930s में काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। लेकिन आईएनसी में एक मेजर हमेशा से था जो बोस और नेहरू से एग्री नहीं करता था। ये फैक्शन राइट टू द सेंटर ग्रुप्स का था, जिसमें सी रजाजी, पुरुषोत्तम दास टंडन और एमसी नियोगी जैसे नेता थे। गांधी जी खुद भी इन यंग नेताओं से अलग सोचते थे। इसके अलावा कांग्रेस इन जनरल लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पार्टीज जैसे कम्युनिस्ट और हिंदू महासभा से भी क्रिटिसिज्म झेलती रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद नेहरू आजादी के बाद प्राइम मिनिस्टर बने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पावरफुल नेता भी। अपनी पॉपुलैरिटी के चलते 1964 में डेथ तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुप्रीमो रहे, जिन्हें चैलेंज कर पाने की ताकत शायद किसी नेता में नहीं थी। लेकिन नलिन मेहता कहते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के अर्ली ईयर्स में नेहरू को काफी प्रेशर और ऑपोजिशन झेलना पड़ा। दोस्तों, हिंदुत्व नेता और नॉन सोशलिस्ट हमेशा से नेहरूवियन आइडियाज के खिलाफ थे, पर जनरली ये कहा जाता है कि भारत में हिंदुत्व का आइडिया शायद 1992 के बाद ही मेन स्ट्रीम में आया। ये बात केवल पार्शियली सही है, क्योंकि नेहरू के दौर में भी कई हिंदुत्व नेता थे जिन्हें मासेस में सपोर्ट था। पार्टीशन के दौर में फैले रिलीजियस डिवाइड के चलते ये लीडर्स और ज्यादा पावरफुल हुए, इतने कि वो नेहरू को चैलेंज करने की ताकत भी रखते थे, ऐसा नलिन मेहता बताते हैं। ये नेता नेहरू की पाकिस्तान और हिंदू रेफ्यूजीज पर पॉलिसीज से नाराज थे। इस दौर में नेहरू को चैलेंज करने वाले
सबसे बड़े नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो एक हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉग और नेहरू मिनिस्ट्री के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। मुखर्जी ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत वैसे तो कांग्रेस से ही की थी, लेकिन 1939 में उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन किया और जल्द ही उसके एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन गांधी की हत्या और महासभा में नॉन हिंदूज के इंक्लूजन के मुद्दे को लेकर मुखर्जी ने हिंदू महासभा से रिजाइन कर 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ फॉर्मेशन किया, जो बीजेपी का प्रेडिसेसर माना जाता है। खैर, नेहरू के साथ डिस्प्यूट्स के चलते मुखर्जी ने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। नलिन मेहता के अनुसार उनके रेजिग्नेशन का कारण ईस्ट पाकिस्तान या करंट डे बांग्लादेश में रह रहे हिंदूज के प्रोटेक्शन का मुद्दा था। मुखर्जी नेहरू लियाकत दिल्ली पैक्ट के खिलाफ थे, जिससे पीएम नेहरू और पाकिस्तानी पीएम लियाकत अली खान ने 1950 में साइन किया था। इसके तहत डिसाइड हुआ कि दोनों देश अपने रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मुखर्जी और नेहरू कैबिनेट के एक और नेता एमसी नियोगी ने कहा कि पाकिस्तान के कमिटमेंट्स को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। इन नेताओं का मानना था कि पीएम नेहरू ने माइग्रेंट के इशू को हल्के में लिया था। नलिन मेहता कहते हैं कि मुखर्जी ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज के प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री एक्शन को भी सपोर्ट करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को ट्रस्ट करने की बजाय पीएम नेहरू को एक आउटराइट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन पर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। खैर, नेहरू के विचार इस मुद्दे पर काफी अलग थे। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है और ऐसे में वहां पर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन केवल पाकिस्तान ही दे सकता है, और इसके लिए ही उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट साइन किया। इतिहासकार बीडी ग्रहम कहते हैं कि नेहरू मानते थे कि इंडिपेंडेंट स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में एग्रेसिव स्टैंड लेना सही नहीं है। वो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के मुद्दे को पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सॉल्व करने में विश्वास रखते थे, और यही बात मुखर्जी को पसंद नहीं थी। खैर, इन डिस्प्यूट्स के चलते मुखर्जी का कांग्रेस गवर्नमेंट से एग्जिट हुआ, लेकिन भले ही मुखर्जी खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे, उनके एग्जिट ने कांग्रेस पार्टी के विदिन डीप डिवाइड क्रिएट किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस के विदिन कई ऐसे नेता थे जो मुखर्जी के आइडियाज से सिंपैथी रखते थे, और नेहरू की पॉपुलैरिटी के चलते वो आउटराइटली ये जाहिर नहीं कर पाते थे। लेकिन मुखर्जी की रेजिग्नेशन से आग भड़क गई और कांग्रेस के नेहरूवियंस और हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट के बीच डिस्प्यूट्स जग जाहिर होने लगे। हिंदू की डेथ और सिनो इंडियन वॉर के वक्त नेहरू द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस के अलावा ये भी एक मेजर चैलेंज बन के उभरा, जब नेहरू की लीडरशिप को उनकी ही पार्टी के नेताओं ने क्वेश्चन किया। खैर, कैबिनेट छोड़ने के कुछ ही समय बाद मुखर्जी ने 29 जुलाई 1950 को हिंदू रेफ्यूजीज की एक बड़ी मीटिंग अटेंड की। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यंग हिंदू नेशनलिस्ट के एक क्राउड ने मुखर्जी का स्वागत किया। वी डू नॉट वांट नेहरूज एंटी हिंदू एंड कोवर्डली गवर्नमेंट और नेहरू लियाकत पैक्ट मुर्दाबाद जैसे बैनर से किया। ये मीटिंग आउटराइटली नेहरू के पॉलिसीज के खिलाफ थी, जिसमें पूरे देश भर से हजारों लोग आए थे। इस मीटिंग के एंटी नेहरू नेचर के बावजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसे प्रिसाइड किया। टंडन सरदार पटेल के काफी क्लोज बताए जाते हैं। इस मीटिंग में अपने स्पीच से टंडन ने कहा कि नेहरू लियाकत पैक्ट ईस्ट पाकिस्तान से हो रहे हिंदू माइग्रेशन को रोकने में फेल हुआ है, और उन्होंने न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से ईस्ट पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की बात की, जो दिल्ली पैक्ट के बाद भी हो रहे थे। मुखर्जी के बाद अब एक बड़ा कांग्रेस नेता पब्लिकली नेहरू की लीडरशिप को चैलेंज कर रहा था। ये कॉन्फ्रेंस एक रेजोल्यूशन के साथ खत्म हुई। इसमें डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान नेहरू लियाकत पैक्ट को इंप्लीमेंट करने में फेल हुआ है। टंडन का नेहरू के खिलाफ खड़ा होना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस मीटिंग के 2 महीने बाद ही उन्होंने सितंबर 1950 के नागपुर सेशन में हुए कांग्रेस प्रेसिडेंसी इलेक्शन में जेबी कृपलानी को हरा दिया। टंडन की जीत मैसिव थी। उन्होंने 2618 में 1306 वोट मिले थे। ये पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के क्वेश्चन को लेकर कांग्रेस में बढ़ते डिवाइड को साफ दिखाता है। कृपलानी ने बाद में दावा किया कि टंडन की जीत के पीछे सरदार पटेल का सपोर्ट भी था, जिन्होंने पर्सनली कांग्रेस के कई सीएम से टंडन को सपोर्ट करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ पीएम नेहरू ने इलेक्शन के बाद कांग्रेस नेता जी रामाचंद्रन को लेटर लिखकर टंडन के कैंडिडेचर को डिसअप्रूव किया। इसलिए टंडन की विक्ट्री नेहरू के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। खैर, पीएम नेहरू ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि कम्युनल एंड रिएक्शनरी फोर्सेस हैड ओपनली एक्सप्रेस्ड देयर जॉय एट द रिजल्ट, और इसके खिलाफ उन्होंने नासिक सेशन में पार्टी लीडर से सपोर्ट मांगा।
नासिक सेशन काफी क्रूशल था, क्योंकि नासिक जाते वक्त टंडन ने डिक्लेयर किया कि यह सेशन निर्धारित करेगा कि वेदर द कांग्रेस मस्ट लिव और डाई एट दिस स्टेज। ये स्टेटमेंट यूपी सीएम गोविंद बल्ला पंत के सामने दिया गया, जो खुद भी हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप से आते थे। एक और यूपी कांग्रेस लीडर ने कांग्रेस में कंजर्वेटिव्स और प्रोग्रेसिव्स के बीच बढ़ते ड्रिफ्ट की पुष्टि की। जैसे जैसे नासिक सेशन नजदीक आया, वैसे वैसे न्यूज़पेपर्स कांग्रेस स्प्लिट के स्पेकुलेशंस पर ओपनली चर्चा करने लगे। टंडन ने इस दौर में पटेल और नेहरू से मुलाकात की और साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन इन मीटिंग्स में नेहरू के रेजिग्नेशन पर चर्चा की भी रिपोर्ट्स थीं। इस टेंस माहौल में जब नासिक सेशन हुआ तो पीएम नेहरू ने एक फायरी स्पीच दिया, जिसने एक बार फिर उनके प्रति पार्टी में सपोर्ट बढ़ा दिया। कहते हैं कि इस सेशन में नेहरू ने आउटराइटली रेजिग्नेशन का थ्रेट दे दिया और पार्टी के मेंबर्स को कांग्रेस वैल्यूज को याद दिलाते हुए उन्हें मेजोरिटेरियनिज्म के मॉब रूल और डेमोक्रेसी में फर्क समझने को कहा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि अगर आप मुझे पीएम की पोस्ट में देखना चाहते हैं तो आपको मेरे डिसीजंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना आप मुझे जाने के लिए कह सकते हैं। आई विल नॉट हेजिटेट, आई विल नॉट आर्ग्यू। उन्होंने अपने आइडियाज को स्टेट करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के दशकों पुराने विचार जैसे सेक्युलरिज्म के लिए डटकर खड़े रहेंगे। पीएम नेहरू के इस इमोशनल और हार्ड हिटिंग स्पीच का पार्टी मेंबर्स ने स्टैंडिंग ओवेशन से स्वागत किया और वो लीडर्स जिन्होंने पिछले ही महीने टंडन को वोट दिया था, उन्होंने नेहरू के रेजोल्यूशन ऑन कम्युनलिज्म को ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से पास करवाया। खैर, पीएम नेहरू के इस स्पीच ने उन्हें एक इमीडिएट विक्ट्री तो दी, लेकिन कांग्रेस के विद इन सेक्युलरिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट के बीच का झगड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने खुद बाद में ये एक्सेप्ट किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भले ही उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन वो शायद ही उनके आइडियाज से कन्विंस थे। यही वजह है कि एक साल के अंदर कम्युनिकेशंस मिनिस्टर रफी अहमद किदवाई को कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ गया। किदवाई नेहरू के काफी क्लोज बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें टंडन ग्रुप ने पार्टी से साइडलाइन कर दिया था। किदवाई ने टंडन को एक्यूज किया कि वो हर उस वैल्यू के अगेंस्ट काम कर रहे हैं जिन्हें कांग्रेस ने इतने सालों से कल्टीवेट किया है। बात और बिगड़ी जब पीएम नेहरू ने एक सडन और सरप्राइजिंग मूव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ऐसा नेहरू ने पहली बार किया था, लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक था जिसने नेहरू को और मजबूत बना दिया। उधर सरदार पटेल की दिसंबर 1950 में मृत्यु से हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट ने अपना एक पावरफुल सपोर्ट खो दिया। नेहरू ने एक्टिव एफर्ट्स लेते हुए पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गेन किया और फिर 8 सितंबर 1951 को वो खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। टंडन को रिजाइन करना पड़ा। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इलेक्शन बस 1 महीने दूर था और पार्टी के विद इन इस बैटल में विक्ट्री के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे पावरफुल नेता की तरह उभरे। नेहरू की इस विक्ट्री के पीछे एक और कारण था, और वो ये कि कांग्रेस के हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट मुखर्जी से एग्री तो करते थे, लेकिन वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पकड़ को लेकर डाउटफुल थे और इसलिए नेहरू को हटाने में असफल रहे। ऊपर से सरदार पटेल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स के मेन लीडर थे, जिनके जाने के बाद सारा कंट्रोल पीएम नेहरू के पास आ गया और इसलिए भी उन्हें हटाना मुश्किल था। इसके अलावा पॉपुलैरिटी, ऑरेटरी स्किल्स और फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी के चलते भी नेहरू को रिप्लेस कर पाना कांग्रेस के डिसेंटिंग फैक्शंस के लिए आसान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इवेंट की जो पीएम नेहरू ने शायद सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज फेस किया। इस पूरी कहानी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।